है ही कि कॉपर पर किसकी परत जमती है तो वो हरा हो जाता है। कभी कभी कॉपर के जगह पीतल भी दे देगा। कॉपर की जगह क्या दे देगा? पीतल। आपको पता है पीतल में मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है? कॉपर का होता है। तो अगर कॉपर दे के या नहीं दे के पीतल दे देगा तो वो भी आंसर क्या है? सही है। तो कॉपर या पीतल, कॉपर या क्यों कॉपर के बदले पीतल दे देगा? पीतल का बर्तन में हम लोग खाते हैं कि नहीं? अब पीतल भी कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। किसके कारण? Cu2 और H2S के कारण। और चांदी जो है काला हो जाता है किसके कारण? Ag2S। कभी कभी क्या करता है चला, कॉपर हरा हो जाता है और ऑप्शन में Cu2S दे देता है, तो लड़का को Ag2S याद रहता है, वो Cu2S मार देता है। लड़का तो रट के गया, अधिकतर लड़का रटता है कि चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि चांदी के चम्मच में अंडा में सल्फर होता है जो चांदी से विक्रिया करके Ag2S बना देता है, जिसके कारण वह काला हो जाता है। तो लड़का कहता है जब Ag2S से काला हो सकता है, Cu2S से हरा हो जाएगा। बोलो रे। और यहीं पर बच्चा कर जाता है मिस, Cu2O से हरा होगा और H2S से भी हरा हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अल्युमिनियम पर जो एनोडीकृत करते हैं, क्या ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, जो एनोडीकृत करते हैं अल्युमिनियम को, ये कैसा रंग होता है? अल्युमिनियम को जो एनोडीकृत करते हैं इस पर कौन सा परत चढ़ाते हैं? तो कहेंगे Al2O3 का, दैट इज अल्युमिनियम ऑक्साइड का। किसका परत चढ़ाते हैं? अल्युमिनियम ऑक्साइड का। अल्युमिनियम को जो एनोडीकृत करते हैं मेरी जाने मोहब्बत, तो किसका परत चढ़ाते हैं? Al2O3 का। तो देखो आई सब चला एकदम समझ लो भयानक तरीके से पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसके खानदान में इतना क्वेश्चन है, इसको जल्दी से लिख लो। बिहार इलेक्ट्रिसिटी जिन बच्चों ने लिया है उनका कल से क्लास चलेगा 6 बजे से। नए बच्चों का 6 से 8 चलेगा नॉन टेक, 8 से नॉट ट्रेड। पुराने बच्चों का अभी सिर्फ 8 से नॉट ट्रेड चलेगा। 6 से 8 की जानकारी हम आपको अलग से देंगे। कल से ही स्टार्ट होना था, लेकिन बिहार इलेक्ट्रिसिटी को एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है, 12 तारीख से स्टार्ट होगा। फेस काला दिख रहा है, फेस देख के की करेगा? कंटेंट देखो ना। हो गया? हो गया? हो गया? जल्दी लिख। 1 नंबर करके 2 नंबर करके लिखते जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर भी डाल दिया गया है। हो गया? ये पहला ऑब्जेक्टिव था आपका। दूसरा, पहला ऑनलाइन प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग कैसा हो जाता है? बैगनी। देखो चला प्रोटीन टेस्ट पूछने लगा है। क्वेश्चन ऐसा नया नया पूछता है, चला पता नहीं चलेगा सलाई पूछा क्या है। प्रोटीन टेस्ट जो होता है ये किसके द्वारा करते हैं? कॉपर सल्फेट के द्वारा। अब बताओ कॉपर सल्फेट अम्लीय की क्षारीय है? ये ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट जो होता है चला, कॉपर सल्फेट होता है चला अम्लीय। क्या होता है ये? कॉपर सल्फेट अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है? अम्लीय होता है। तो अम्लीय होगा तो ये ABr फॉलो करेगा कि BRB? ABr। ABr बोले तो एसिड ब्लू टू रेड कर देगा। एसिड अम्ल जो है नीले को क्या कर देगा? लाल कर दे, ब्लू कर देगा। अम्ल नीले को लाल करेगा, एसिड ब्लू टू क्या कर देगा? रेड। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और हम लोग जानेंगे। हम चला वही बात पढ़ाएंगे जो तुम नहीं जानता है या तुमको थोड़ा थोड़ा आता है। जो तुम ऑलरेडी जानता है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो कहते हैं कॉपर सल्फेट अम्लीय होता है और ABr की बात होती है, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल। यहां पर कोई डाउट है? प्रोटीन टेस्ट तो होता है कॉपर सल्फेट से। कभी कभी आपको पूछ देगा कि संपर्क विधि से क्या बनाते हैं?
संपर्क विधि से चला H2SO4, कौन क्या बनाते हैं? H2SO4। और एक और आपको ऑलरेडी पता होगा, हेबर विधि से अमोनिया, हेबर विधि से अमोनिया बनाते हैं। और एक और जान लो चला, फेन उत्प्लवन विधि से क्या होता है? सल्फर का निष्कर्षण। फेन उत्प्लवन विधि, कौन विधि? इसका संबंध सल्फर के निष्कर्षण से है। चला हम कोशिश करेंगे कि मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन कक्षा हम लें। वो तुम प्रश्न बनाओगे तो पता चलेगा। हो गया? कॉपर सल्फेट अम्लीय होता है, संपर्क विधि से H2SO4, हेबर विधि से अमोनिया, और फेन उत्प्लवन विधि से सल्फर। फेन उत्प्लवन विधि से सल्फर, फेन उत्प्लवन विधि से क्या? सल्फर। बढ़े आगे। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को देखो ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। जैसे चला ये वो चीज और है, ये जो लाइन लिखल है ना, ये एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन है। एग्जैक्ट यही बात वहां लिखल है, उठा के खाली पेस्ट है। जैसे क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा। ये बात एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में है कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। बोलो रे। तो आपको पता है ऊर्जा से संबंधित आपका जो लाइन है वो सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? क्या देता है? ऊर्जा देता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा। वसा अत्यधिक ऊर्जा देता है, या देखो अत्यधिक न अधिकतम ऊर्जा देता है। क्लास 10th खत्म हो गई, अब क्लास 11th की बारी। सपना देख रहे हो इंजीनियरिंग करने का, सपना देख रहे हो आईआईटी को क्रैक करने का। 11th सबसे राइट टाइम होता है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। आप सभी बच्चों के लिए 11th का जेई की प्रिपरेशन का भारत का सबसे बेहतरीन बैच पीडब्ल्यू लेकर आ गया अर्जुना जेई। इस बैच में ऊर्जा देता है, ग्लूकोज, तुरंत ऊर्जा। अच्छा बताओ चला, तीनों प्रश्न तोरा मिलता है या नहीं मिलता है? तीनों प्रश्न मिलेगा। अधिकतम ऊर्जा कौन देता है? वसा। ऊर्जा खाली कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा खाली कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। बीपीएससी के लिए साइंस पढ़ा दीजिए सर। अब 2 दिन में बीपीएससी का एग्जाम है रे, टीचर वाला। मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन क्लास होगा ये सब। आज तुम्हारे जीवन का भी सबसे अच्छा वाला क्लास होगा। कंटेंट जाएगा तुम्हारे अंदर ना, खून इतना तेजी से दौड़ेगा कंटेंट वाला। वो पढ़ोगे, क्वेश्चन बनाओगे, चला तो पता चलेगा। अभी बोलने से तो होगा नहीं। हो जाएगा? हो गया? अरे बोलो। अब देखो चला, यहां पर हम आते हैं थोड़ा सा, और क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए हम लोग 100 बार पढ़ते हैं, रतौंधी विटामिन ए, रतौंधी विटामिन ए, रतौंधी विटामिन ए। पढ़ता है कि नहीं? रतौंधी में रात में कम दिखाई देता है, रात का अंधापन भी इसको कहते हैं। लेकिन यहां चला विटामिन डी के बारे में आप जानते हैं, विटामिन डी कहां से मिलता है? सूर्य से। आप विटामिन सी के बारे में आप जानते हैं कि ये खट्टे पदार्थ से मिलता है, जानते हैं ना? वो यहां पर थोड़ा सा लाइन जो एनसीईआरटी में दिया है उसी टाइप से क्वेश्चन चला पूछता है कि विटामिन डी त्वचा के, आंख के लिए तो जरूरी है, ये है विटामिन ए त्वचा के लिए भी जरूरी है, यानी त्वचा और आंख के लिए जरूरी है। और विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी की कमी से कौन बीमारी होता है? रिकेट। तो रिकेट अस्थि से संबंधित है ना? और दांत भी एक प्रकार का अस्थीय है,
क्योंकि दांत और अस्थि अगर दोनों की बात करें मेरी जान, तो दोनों बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ये दांत ले लो और ये अस्थि ले लो, दोनों बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। रुक जा रुक जा, हम लोग कहते हैं विटामिन डी रिकेट्स है। रिकेट्स एक प्रकार का सूखा रोग, हड्डियों का बीमारी है। तो हड्डी का बीमारी तो हम लोग जानते हैं हड्डी का बीमारी है, बोलन रे। अब दे देगा दांत का तो फिर गड़बड़ा जाइएगा, लेकिन दांत भी एक प्रकार का क्या है, हड्डी है। तो कहते हैं विटामिन डी अस्थि और दांत के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी कमी होगी तो दो चीजें आपका गलत हो जाएगा, दो चीजों में गड़बड़ी आ जाएगी, एगो अस्थि एगो दांत। और क्योंकि दोनों बना होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, अधिक मात्रा में कैल्शियम और कम मात्रा में फॉस्फोरस। विटामिन सी रोग घाव के प्रति सुरक्षा। देखो विटामिन सी में दो बातें हैं। विटामिन सी हम लोग क्या पढ़ते हैं, रोगों के प्रति सुरक्षा, इसलिए कि कोरोना के टाइम में देखना विटामिन सी की गोली मिलती थी। क्योंकि अगर आप विटामिन सी का श्रवण करते हैं, विटामिन सी आप पीते हैं या खाते हैं टेबलेट के रूप में, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बढ़ जाएगा, बोलन रे। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा मेरी जान, लेकिन घावों को भी ठीक करने के लिए कौन चाहिए, विटामिन सी। तो कहता है घाव के प्रति सुरक्षा भी कौन देता है, विटामिन सी। अब मेरे दोस्त आप जानते थे विटामिन ए आंख के लिए, रतौंधी, अब जानिए आप किसके लिए, त्वचा के लिए। विटामिन डी अस्थि के लिए जानते थे, अब आप जानिए दांत के लिए। और विटामिन सी रोग के लिए आप जानते थे, रोगों के प्रति सुरक्षा के लिए, अब आप ये भी जानते होंगे ऑलरेडी, घाव के प्रति सुरक्षा के लिए। बोलवे नहीं करेगा तो हड्डी दे देगा, नहीं देगा तो दांत आंसर होगा, आंख नहीं देगा तो त्वचा आंसर होगा, यहां पर रोग नहीं देगा तो घाव भरना आंसर हो जाएगा। अब कहोगे दोनों दे देगा तो नहीं देगा, कोई एक ही गुण देगा, देगा तो एक से अधिक उत्तर मार दीजिएगा। बोलिए, तो ये आपका मामला है। और अस्थि और दांत किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। एनी डाउट? आगे बढ़े, आई सब तो नाम तो जानता होगा ना। चलो, विटामिन ए, रेटिनॉल, आई जो चला विटामिन सी है ना, घाव के प्रति सुरक्षा और रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने में सहायता करता है। कौन, विटामिन सी। बढ़े, देखो बढ़ गया क्या, 5 नंबर कहता है भोजन को गर्म कर। अच्छा चला एक बात बताओ, जे तू जानता है ना उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, वो तू पढ़ा हुआ है उस पर हम ज्यादा जोर नहीं देंगे। इस सबको पता है भोजन को धोएंगे बी या सी घुल के निकल जाएगा। कौन नहीं जानत है जग में, सब जानत है कि भैया धोएंगे ना तो बी और सी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन आप जानिए कि भोजन को गर्म भी कीजिएगा तो विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्म अगर आप भोजन को करते हैं तो मॉइस्चराइज होगा, मॉइस्चराइज होगा तो विटामिन सी आसानी से निकलेगा, निकलेगा तो गर्म करने तो जल जाएगा। बोलन रे, अभी तक आप ये जानते थे कि बी और सी को अगर, इसीलिए कहते हैं खट्टे फलों को काट कर नहीं धोना है, या सब्जियों को काट कर नहीं धोना है, पहले धोना है तब काटना है, ना तो बी या सी पानी में घुल कर निकल जाएगा। लेकिन आज आप जानिए कि अगर आप पकाते हैं भोजन को तो बी निकले ना निकले, विटामिन सी आपका निकल लेगा। क्या करने से, पकाने से। आज जल के साथ घुलनशील कौन कौन है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। जल के साथ घुलनशील कौन कौन है, बी और सी। जल के साथ घुलनशील कौन है, बी और सी। गर्म करने पर जो जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो कौन है, विटामिन सी। समझ में आया, बोलन रे। ये बहुत बच्चों के लिए पढ़े भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे, तो आप दोनों बच्चे देख लीजिए कि जल में घुलनशील बी और सी, आप भोजन को गर्म करने पर जो नष्ट होगा वो विटामिन सी। क्लियर है, बोलो हाँ आंसर। अब देखो रुक्षांश क्या होता है, रुक्षांश। रुक्षांश की अगर हम बात करें, चला देखो कभी कभी आप क्या कीजिए, चला इसबगोल वगैरह कभी पिए हैं, पिए हैं। इसबगोल क्या है, चला वो लोग कहता कब्ज वगैरह है ना, तो इसबगोल पी लो। आप पेट गर्म हो गया, इसबगोल पी लो। इसबगोल एक प्रकार का फाइबर है। क्या है वो, अगर आप फाइब्रिक फूड खाते हैं तो आपका पाचन थोड़ा सा लेट से होगा, लेकिन बहुत सारी चीजों को ठीक कर देगा वो। तो रुक्षांश हिंदी वर्ड है,
इसका इंग्लिश वर्ड होता है चला फाइबर। क्या होता है? कहता है फाइबर का एक मुख्य स्रोत, एक मिनट होल्ड डाउन। हम लोग अभी तक क्या जानते हैं कि फाइबर जो होता है वो हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। जैसे आप साग, साग समझ रहे हैं, ये सब खाइएगा तो उसमें फाइब्रिक फूड है वो। जैसे आप ये खाइए, क्या बोलते हैं उसको अभी जो मिलता है यार रोड पे, अरे संतरा, संतरा में भी फाइबर पाया जाता है। लेकिन आप ये जानिए चला इसका मुख्य स्रोत साबुत अनाज है। साबुत अनाज समझते हैं? दाल है, आलू है और ताजा फल है। लेकिन आप कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, दाल में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक मिनट, लेकिन अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर दाल में भी है। वो अलग बात है कि इसमें सबसे अधिक क्या है, प्रोटीन है। अगर हम साबुत अनाज कहें, साबुत अनाज जैसे चावल खाते हैं या अन्य चीजें, मकई खाते हैं आप, इस सब में भी फाइबर है, आलू में भी है और ताजा फल में भी पाया जाता है। सबसे अधिक अगर कहेगा कहां पाया जाता है तो ताजा फल में फाइबर पाया जाता है। सबसे अधिक अगर कह देगा, सबसे अधिक, अगर सबसे अधिक कह देगा तो लिख लो कहां पर, फल में। सबसे अधिक कहां पाया जाता है, फल में। अब चला इससे भी ज्यादा फाइबर पाया जाता है शैवाल में, लेकिन क्या हम लोग शैवाल खाते हैं? हम लोग शैवाल नहीं खाते हैं। सबसे अधिक फाइबर कहां पाया जाता है, शैवाल में। सेलुलोज भी चला सबसे अधिक कहां पाया जाता है, शैवाल में। बोलो न रे, सेलुलोज सबसे अधिक कहां पाया जाता है, शैवाल में। चलते हैं चला अगले प्रश्न की ओर। कहता है वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित, खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ तथा इसका उल्टा कठोर पदार्थ। अब देखो तीन प्रकार का पदार्थ है, एगो कोमल पदार्थ है, एगो कठोर पदार्थ है, एगो चला अगर हम बात करें चिम्मड़ पदार्थ। देखो सब अलग अलग है, कोमल, कठोर, चिम्मड़। अब चला दोनों का हिंदी अलग अलग है। इसका इंग्लिश, इसका इंग्लिश हार्ड है, इसका इंग्लिश टफ है। बोलो हाँ। इसका जो इंग्लिश है सॉफ्ट है। बोलो हाँ। इलास्टिक प्लास्टिक तो जानता होगा, इलास्टिक जिसको हम खींचे तो पुनः पुनः अपने शेप में आ जाएगा। अब प्लास्टिक जिसको खींचे तो पुनः अपने शेप में नहीं आए। लेकिन मेरे दोस्त कोमल, कठोर और चिम्मड़ समझ लो। कोमल तो कोमल है, कोमल क्या है, कहता हुआ पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित और खरोंचा जा सके। जैसे आप ले लीजिए पनीर, कोमल है, उसको खरोंच भी सकते हैं, आसानी से उसको संपीड़ित भी किया जा सकता है। तो कोमल के बारे में तो कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हार्ड और चिम्मड़ के बारे में बात करेंगे। एक बात वो नहीं करेंगे, एक एग्जाम्पल देंगे और आप तुरंत समझ जाइएगा। जैसे स्टील, ये हार्ड है। स्टील क्या है मेरी जान, स्टील जो है ये आपका हार्ड है। स्टील क्या है, हार्ड है। और प्लास्टिक का कुर्सी जो है, प्लास्टिक का जो कुर्सी है ये चिम्मड़ है। आप कहिएगा समझे नहीं गुरुजी, आप बढ़िया से समझ लीजिए। जिसको चाकू से या नाखून से काटा ना जा सके, चाकू से मान लो ना, जिसको चाकू से काटा और खुरचा ना जा सके, कठोर। आज जिसको चाकू से काटा या खुरचा जा सके, चिम्मड़। बताओ आप प्लास्टिक का कुर्सी को चाकू से काट सकते हैं, नाखून से खुरच सकते हैं, तो ये हो गया चिम्मड़। आज जरा काट खुरच नहीं सकते हो क्या है, कठोर। स्टील कठोर है कि चिम्मड़? आप प्लास्टिक की कुर्सी कठोर है कि चिम्मड़? क्या है, रबर कठोर है कि चिम्मड़? चिम्मड़ न है, बोलवे नहीं करे तो लिख लो जल्दी से।
ये वो चुट्टा लिखता है अच्छा पढ़ा लेते हैं। बताओ इतना बदतमीज बच्चा सब है। देखो चला, अब हम लोग आते हैं कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ हैं। ध्यान से समझना, यहां लगल है कुछ प्लास्टिक। यही कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दे देगा, फिर तुम्हारा हालत हो जाएगा खराब। सब प्लास्टिक पारदर्शी नहीं है। जैसे तुम कुर्सी ले लो तो वो भी तो प्लास्टिक है, लेकिन सभी प्लास्टिक पारदर्शी नहीं है। तो फिर वही देगा सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। तो देगा सभी प्लास्टिक पारदर्शी हैं और कुछ प्लास्टिक पारदर्शी नहीं है। तो तू ये जान लो कि सब प्लास्टिक पारदर्शी है क्या। इस मामले में हम लोग तीन बात पढ़ते हैं हमेशा। एगो पढ़ते हैं चला ट्रांसपेरेंट, पढ़े हैं ना। एगो पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट, एगो पढ़ते हैं चला ट्रांसलूसेंट, एगो पढ़ते हैं हम लोग ओपैक। बोलो हाँ। ट्रांसपेरेंट कहते हैं आर पार दिखेगा, आर पार दिखेगा, तो इसको क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ऐसे भी नहीं हम लोग कहते हैं बड़ा ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पार क्या हो रहा है, दिख रहा है। ट्रांसलूसेंट का मतलब पारदर्शी के अपारदर्शी। आ इसको कहते हैं अर्ध पारदर्शी। क्या कहते हैं इसको। देखो चला एक और एग्जाम्पल पूछता है। एगो थीन पेपर जान रहे हो, आ सूती कपड़ा देख रहे हो, ये क्या है अर्ध पारदर्शी। एगो होता है चला ओपैक, क्या होता है ओपैक। तीसरा होता है ओपैक, ओपैक बोले तो अपारदर्शी, अपारदर्शी। अपारदर्शी में बताओ स्टील क्या है, अपारदर्शी है। लोहा क्या है, अल्युमिनियम क्या है रुक रुक रुक, आइए एक मिनट होल्ड डाउन। कहते हैं ट्रांसपेरेंट, फेरेंट लिखा गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बढ़िया समझना चला। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। अब देखो इसको याद ऐसे रखना चला, ये गड़बड़ा जाता है बच्चा। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि ऐसे भी हम लोग कहते हैं ना ये बड़ी ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार दिख रहा है। बोलो हाँ, एकरा में कोई झोल है। अब ये दोनों तुम्हारे एग्जाम हॉल में उल्टा पलटी हो जाएगा, ओपैक और ट्रांसलूसेंट। एगो बात बताओ, हम लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर, ट्रांसपेरेंट याद है ना। अब ट्रांसलूसेंट और ओपैक में गड़बड़ी होगा। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर मतलब बीच वाला, किन्नर बोलते हैं ना। तो ट्रांसजेंडर मतलब बीच, एगो पारदर्शी जो आर पार दिखेगा, एगो अपारदर्शी जो आर पार नहीं दिखेगा। बोलो ना रे। तुम इसको ऐसे भी याद कर सकता है चला कि अपारदर्शी ओपैक, अपारदर्शी ओपैक। ट्रांस से मतलब बीच वाला, आधा मेल और आधा फीमेल, मतलब आधा मेल आधा फीमेल, आधा आधा होगा तो अर्ध पारदर्शी होगा। बोलवे नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंट आर पार, ट्रांसलूसेंट अर्ध आर पार, आधा पार आधा नहीं पार। और ओपैक बोले तो ओपैक अपारदर्शी, ओपैक अपारदर्शी, ओपैक अपारदर्शी। लिख लिया। एक मिनट, अगर तुमको पूछेगा थीन पेपर, क्या पूछेगा, थीन पेपर पूछ देगा, आर पार थोड़ा बहुत दिखता है कि नहीं। सूती कपड़ा अर्ध है कि अपारदर्शी, जल्दी से लिख लो। हो गया। अरे लिख लिए, नंबर दे दे के लिख रहा है चला। व्हाइट पेज में लिखो एकदम चक चक। आगे बढ़े। अगला बात ये देखो, कपास देख लो चला, यही कपास है।
एकरे से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चनों बन जाएगा फिगर देख के। कपास की प्राप्ति, क्या हुआ उसको? हाँ, चक्कर आ रहा है। कपास की प्राप्ति, एक मिनट, कपास की प्राप्ति किससे होती है? ये चला, कपास मतलब रुइया समझ रहा है, इसकी प्राप्ति किससे होती है? फूल से। हमेशा ध्यान रखना, रबर जो है ये रबर प्राप्त होता है आइसोप्रीन से। किससे प्राप्त होता है? चला, रबर आइसोप्रीन नामक बहुलक से प्राप्त होता है। और चला, रेशा दो प्रकार का होता है, ये ध्यान रखना। एक होता है प्राकृतिक रेशा, इस पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है चला प्राकृतिक रेशा, एक होता है कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा? देखो, रबर अगर खाली रबर है तो प्राकृतिक है, और संश्लिष्ट रबर है तो कृत्रिम है। इसका मतलब उसमें सल्फर मिला दिया गया है। बोलो हाँ। रबर आ गया, कपास आ गया, बोलो रे, और कौन आ गया? जूट, जूट जानते हो। और कौन आ गया? पटसन। जूट पटसन एक है, चला जूट लिख लो। उसके बाद और बोलो, रेशम। रेशम जो है ये सब क्या है? प्राकृतिक। कृत्रिम में आ जाओ, पहला कृत्रिम रेशा जो है नायलॉन है। उसके बाद कौन है? पॉलिस्टर है। कौन है? चला, नायलॉन के बाद क्या है? पॉलिस्टर। कौन है? पॉलिस्टर। इसके बाद है रेयॉन। क्या है? रेयॉन। ये कृत्रिम रेशा है, जल्दी से लिख लो। जल्दी। रबर की अगर हम बात करें तो रबर कहां से मिलता है? आइसोप्रीन से। और कपास कहां से मिलता है? रुई से। कपास की प्राप्ति पौधों के फूल से होती है। कपास की प्राप्ति कहां से होती है? कपास की प्राप्ति फूल से होती है। रबर आइसोप्रीन, रबर कहां से मिलता है? आइसोप्रीन। और रबर के बारे में कभी कभी पूछता है किससे मिलता है? लेटेक्स से। कहां से मिलता है? चला, ये हेविया ब्रेजिलियंसिस एक पेड़ है जो अमेजन के जंगलों में पाया जाता है, उसके लेटेक्स यानी दूध से मिलता है हमको रबर। क्या नाम है उस पेड़ का? जो रबर है ये मिलता है हेबिया ब्रेजिलियंसिस। हेबिया ब्रेजिलियंसिस, ब्रेजिलियंसिस, हेबिया ब्रेजिलियंसिस के पेड़ से मिलता है। क्या? पेड़ के लेटेक्स से। पेड़ के लेटेक्स यानी दूध से। पेड़ के लेटेक्स यानी किससे? दूध से मिलता है। क्या क्या मिलता है दोस्त? रबर। हेबिया ब्रेजिलियंसिस के पेड़ के दूध यानी लेटेक्स से प्राप्त होता है। हिबिया ने, चला हेबिया, हेबिया ब्रेजिलियंसिस। और ये पेड़ कहां पाया जाता है? अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। एगो लिखता है, मेरा तारीफ करो ना तो लाइव बंद कर देंगे। लिखता है सर आप पढ़ाते हैं दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। चलो मेरा तारीफ नहीं करेगा तो फिर हम एकदम लाइव भी बंद कर देंगे, पैसा लेके पढ़ाएंगे तो। छोटा सा अटपट लिखेगा। अभी देखो वो लिख रहा है, गुड़िया तुम रोज काहे नहीं आती है पढ़ने? अब मान लो कि गुड़िया आ भी जाएगी पढ़ने तो उससे तुम उसका कमेंट्स ही तो देख पाओगे। आप देखो ये हो गया। अरे हुआ, इधर आ जाओ, इधर इधर। इसको मिटाएं। कौन सा पेड़ से? हेबिया ब्रेजिलियंसिस के लेटेक्स से। किससे? लेटेक्स से। आइसोप्रीन। कह देगा चला रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन अगर कह देगा संश्लिष्ट रबर तो संश्लिष्ट का मतलब एक कृत्रिम होता है। आ जाओ इधर। कहते हैं मेरी जान, सूखे पौधों को की डंडियों को आसानी से अलग करना क्या कहलाता? थ्रेशिंग। ये चला सबको पता होगा, किसान के बच्चे हैं हम लोग के लिए तो ये नॉर्मल बात। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करना सब थ्रेशरिंग जानता है,
लेकिन एनसीईआरटी में प्रश्न था तो ये वन लाइनर आपके सामने उपस्थित है। इस पर हम लोग ज्यादा टाइम ना देते हुए अगले में चलते हैं। अनाज से भूसी को अलग करना ये निष्पावन है। सब क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अगर मजाक में नहीं लेना। अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन है। क्या है? निष्पावन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में विनोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं चला? अनाज से भूसी को अलग करना विनोइंग यानी निष्पावन कहलाता है। सूखे डंठल कपा किधर गया? सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करना क्या कहलाता? थ्रेसिंग। तो बताओ तो चला ई बात दोनों अलग अलग है कि नहीं है? ई तो हम लोग तब जो भूसी वगैरह अलग करते नहीं या गुंडा अलग करते हैं। गुंडा जानता है रे? वो फिल्म वाला गुंडा नहीं होता, वो धान में चावल में का जो गुंडा होता है उसको हम लोग करते हैं अलग। उस विधि को हम लोग निष्पावन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और चला तुमको हम हमेशा पढ़ाते हैं कि समुद्री जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? आसवन। समुद्री जल का शुद्धिकरण जो है ये आसवन विधि द्वारा होता है। कौन विधि द्वारा? और पेट्रोलियम का शुद्धिकरण जो है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण ये होता है प्रभाजी आसवन से भी। और अगर तुमको कह देगा पीने वाला पानी हम लोग जो साफ करते हैं फिल्टर में, वो किससे साफ होता है? पराबैंगनी किरण से। इसीलिए देखना केंट का प्यूरिफायर आप खरीद के लाओगे, उस पर लिखल रहता है यूवी प्लस। क्या लिखल रहता है? यूवी प्लस। आज तरीके लाइव कैसे कट गया? कट गया कह रहे? कट गया क्या? अरे ऊपर आओ, लाइव कट गया क्या? ऊपर आओ, ऊपर देखो तो कट गया क्या? चल रहा है। प्रचार भी आता है लाइवों में। नीतीश कुमार लो तो और नाम ले लिए। देखो तुम लोग में चल रहा है कि नहीं? हो गया चला? देखो नेट वेट जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। समुद्री जल जो है ये आसवन विधि द्वारा, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन, स्विमिंग पूल का पानी Cl2 या आयोडीन और की गोली डाल देते हैं। बाढ़ का पानी भी चला, ये लिख लो, बाढ़ का पानी। बाढ़ का पानी किसके द्वारा? क्लोरीन। पीले वाला पानी, इसीलिए देखना केंट के प्यूरिफायर पे लिखा रहता है यूवी प्लस। कौन प्लस? यूवी प्लस। पीने वाला पानी पराबैंगनी किरण से साफ होता है। स्विमिंग पूल का पानी क्लोरीन से या आयोडीन से, या क्लोरीन से कौन सा पानी? बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी को शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन, और समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन। सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं चिल्ला जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप। हम पहले भी बोले थे चला अवक्षेप का कुछ गुण लिख लो। अवक्षेप हम एनसीईआरटी का सवाल है कि अवक्षेप जो है पानी में अघुलनशील होता है। पानी में अघुलनशील है कौन? अवक्षेप। अवक्षेप लिख के डैश दो, लिखो पानी में अघुलनशील। आइए ठोस अशुद्धि है। कौन अशुद्धि है चला? ठोस अशुद्धि है। कौन अशुद्धि है? ठोस अशुद्धि है।
लिखे कौन अशुद्धि है? ठोस अशुद्धि है। कहता मिश्रण के नीचे तली में बैठे अवक्षेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना क्या कहलाता है? निस्तारण। अब देखो चला, ये जो तुम पानी डाले हो, यहाँ जो गंदगी नीचे अलग हुआ है इसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप। ये जो ऊपर वाला मटेरियल है इसको हम लोग कहते हैं निस्तारण। कहते हैं मिश्रण के नीचे तली में बैठे अवक्षेप को अवसादन, यानी इसको अवसादन कहते हैं। ये जो अवक्षेप है इसको हम लोग क्या कहते हैं? चला, ये जो अवक्षेप है इसको हम लोग अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना क्या कहलाता है? निस्तारण। या अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? निस्तारण। क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। कहता छानने की प्रक्रिया निस्यंदन। इसीलिए चला हम लोग हमेशा कहते हैं नाले के पानी से ठोस अशुद्धि को अलग करना निस्यंदन। हम जो पानी पीते हैं यह प्रक्रिया भी निस्यंदन है, क्योंकि हम जो चला पानी पीते हैं वो पानी ऊपर से नीचे जाती है, नीचे जो ठोस अशुद्धियां जमीन के स्तरों पर निकल जाती है। और उसके बाद देखो हम लोग पानी कैसे पीते हैं। ये हमारा पृथ्वी का सतह है, ये पानी का पाइप है, और ये चला ऐसे अलग हुआ। ये यहाँ जो पानी है, यहाँ जो पानी है, ये पानी ठोस अशुद्धियां अलग हो जाती है, अब बाकी पानी नीचे आ जाता है। ठोस अशुद्धियां अलग हो जाती है, बाकी पानी कहाँ जाता है? नीचे। नीचे आता है चला, फिर हम लोग जो है पाइप की सहायता से इसको क्या करते हैं? खींच लेते हैं। खींच लेते हैं ये पानी को, और खींच के फिर हम लोग पी लेते हैं। यह प्रक्रिया भी निस्यंदन है। क्या है ये? नाले के पानी, जो नाला का पानी है, समझ लो जितना नाला में बह रहा है पानी, फिर हम लोग ओकरा पीते हैं। लेकिन यह विधि क्या कहलाती है? निस्यंदन। इसमें लेकिन ठोस अशुद्धियां ही अलग होती है। इसीलिए तो हम लोग परावैज्ञानिक किरण का उपयोग करके एंटी उसका जितना भी बैक्टीरिया है उस सबको क्या करते हैं? मार देते हैं। क्योंकि निस्यंदन विधि में सिर्फ और सिर्फ अघुलनशील अशुद्धि ही अलग होगा, जो ठोस अशुद्धि है वही अलग होगा। द्रव अशुद्धि में घुला हुआ पदार्थ अलग नहीं होगा। और नाले के पानी का शुद्धिकरण हम लोग निस्यंदन विधि द्वारा करते हैं। हम लोग जो पानी पीते हैं भूजल, वह भी निस्यंदन विधि द्वारा ही शुद्ध होकर पिया जाता। क्लियर है? बोलन रे। निस्यंदन में लिखना, निस्यंदन लिख के डैश देना, और लिखना नाले के पानी का शुद्धिकरण। नाले के पानी का शुद्धिकरण। नाले के पानी का शुद्धिकरण निस्यंदन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट, हम लोग जो पानी पीते हैं, हम लोग जो भूजल पीते हैं, हम लोग जो भूजल पीते हैं वह भी निस्यंदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। हम लोग जो भूजल पीते हैं कौन विधि द्वारा चला? निस्यंदन विधि द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं, निस्यंदन बोले तो नाला का पानी, हम तो ऐसे ही याद रखें चला, निस्यंदन बोले तो नाला का पानी, या निस्यंदन बोले तो भूजल का शुद्धिकरण। भूजल, भूजल जो हम लोग डायरेक्ट पीते हैं वो। और निस्यंदन में ठोस अशुद्धि अलग होता है, ये बात भी लिख लो। निस्यंदन में कौन अशुद्धि अलग होता है? ठोस अशुद्धि अलग होता है। निस्यंदन की अगर हम बात करें चला, तो इसमें ठोस अशुद्धि जो है वो अलग हो जाता है। निस्यंदन में ठोस अशुद्धि अलग होता। निस्यंदन में ठोस अशुद्धि अलग होता। निस्यंदन में कौन अशुद्धि अलग होता है? ठोस अशुद्धि अलग होता है। निस्यंदन में कौन अशुद्धि अलग होता है? ठोस अशुद्धि। अब चला देखो, कहते हैं क्वेश्चन कहता है, लाइन कहता है कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है विसर्पी लता कहलाता है। ये देख लो, ये जो जमीन पर कमजोर तनाएं फैलती है इसका नाम कौन लता है? विसर्पी लता। कल हम पढ़ाए थे एक जगह, स्तंभ जड़ किसको कहते हैं? बरगद से जो निकलता है स्तंभ जड़ जो है, स्तंभ जड़ जो है चला, ये कहां से निकलता है?
बरगद से निकलता है। बरगद से निकलने वाला आरोही जड़ किसका? आरोही जड़ किसका? आर्किड का। किसका? आर्किड की जो जड़ें होती है वो कैसी जड़ें होती है? आरोही जड़ जो है ये आर्किड में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? चला आर्किड में। स्तंभ जड़ किसको? स्तंभ जल नहीं, स्तंभ जड़ कहां पाया जाता है? बरगद में। कहां पाया जाता है? और आर्किड को हम लोग नाइट्रोजन अवशोषण करने वाला पौधा भी कहते हैं। बोलो रे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। स्तंभ जड़ कहां पाया जाता है? बरगद में। अधिकतर तुमको यही पूछेगा, चला स्तंभ जड़ कहां पाया जाता है? बरगद में। आप कहेगा कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है उसे कौन लता कहते हैं? विसर्पी लता। कौन लता कहते हैं? कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है उसे विसर्पी लता कहते हैं। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है उसे विसर्पी लता कहते। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है उसे विसर्पी लता कहते हैं। स्तंभ जड़ कहां पाया जाता है? बरगद में। कहां पाया जाता है? बरगद में। कत पत्ती वह भाग है जो तने से जुड़ी होती है, पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती का जो भाग, ये वाला भाग, यही रे, जो तने से जुड़ा होता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कभी कभी चला क्वेश्चन पूछ देता है, एनसीआर पूछता क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला भाग देख रहे हो, ये जो पत्ती का ये वाला भाग है इसको हम लोग कहते हैं सिरा। क्या कहते हैं इसको? ये जो बीच वाला भाग है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्य सिरा। क्या कहते हैं इसको? मध्य सिरा। यही जो भाग है ये पर्णवृत्त। एनसीईआरटी में यही 3 गो सवाल दिया हुआ है, सिरा, मध्य सिरा और पर्णवृत्त। हाँ ये वाला, अरे एक के बात है, यही क्वेश्चन आया था, फिगर वाला क्वेश्चन अगर तुम देखा होगा तुमको मिलेगा। अच्छा एक बात पता चला, पौधों में वाष्पीकरण होता है कि देखो ऑनलाइन वालों तुमको भी हम एक सवाल देते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है। पौधों में ऑफलाइन वाले तुम भी बताएगा, पौधों में वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है? जल्दी से ऑनलाइन वाले तू भी जवाब देगा। ये क्वेश्चन हमको मिला तो बड़ा हंसी लगा कि साला कितना गड़बड़ गड़बड़ काम कर रहा है बच्चा, यहाँ पढ़ते पढ़ते मर रहा है, पूछने वाला साफे पगला रहा है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर है। पानी का वाष्पीकरण होता है, बोलो रे, और वाष्पोत्सर्जन किसका होता है? पौधे में। पौधे में कहां से? रंध्र से। कहां से चला? पौधे के रंध्र वाले भाग से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। पौधे के रंध्र वाले भाग से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पीकरण कहां? पानी का। वाष्पीकरण कहां? लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर रंध्र से कह देगा वाष्पोत्सर्जन नहीं है तो वाष्पीकरण उत्तर होगा, इसका ध्यान रखना। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं देगा तो वाष्पीकरण सेकंड आंसर होगा। रंध्र क्या होता है? पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है। बोलवे नहीं करेगा। एक चीज चला क्वेश्चन पूछा था कि पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? रंध्र है कि क्लोरोफिल है? कितना सुंदर क्वेश्चन था। पौधों की पत्ती लिख लिया? अरे लिखा, देखो ये चला ध्यान रखना, रंध्र जो है वो छिद्र है। छिद्र है और छिद्र और पदार्थ में अंतर नहीं है। कहीं पर चला छेद है, ईटा में अंतर नहीं है। छेद पदार्थ नहीं है। छेद पदार्थ है क्या? क्वेश्चन तुम्हारा पूछा है कि पौधे की पत्ती में उपस्थित पदार्थ, उपस्थित पदार्थ क्या है? बताओ। एक ऑप्शन तोरा देगा जाइलम है, जाइलम है। दूसरा ऑप्शन देगा प्लोएम है, और तीसरा ऑप्शन दे देगा तुमको रंध्र है, प्लोएम है, और तीसरा ऑप्शन दे देगा रंध्र है, और चौथा ऑप्शन देगा क्लोरोफिल है। बताओ क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम तो एक तत्व है, और तत्व है मतलब पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ 3 प्रकार का, तत्व, यौगिक और मिश्रण।
क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तत्व है और तत्व पदार्थ के प्रकार हैं, इसलिए तत्व एक प्रकार का पदार्थ है। इसीलिए हम लोग कहते हैं पौधे की पत्ती में उपस्थित पदार्थ जो है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम तत्व है और तत्व तत्व नहीं है, तत्व क्या है? पदार्थ है। क्लियर है? बोलो ना रे, व्हाट इज द आंसर? 4 नंबर इज द राइट आंसर। बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्या मजा आ रहा है? और मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन क्लास हम लेने वाला। हमको पता ही नहीं था कि सलाम वन लाइनर पे बहुत बढ़िया पढ़ा सकते हैं। हम इसीलिए वन लाइनर ट्राई नहीं करते थे, हमको लगता था मेरा 4 ऑप्शन वाला स्पेशलाइजेशन है, ये तो हम 4 ऑप्शन से भी बढ़िया पढ़ा देंगे। हेलो, पीडीएफ आ गया? अभियो नहीं आया? अरे पगला, बाप रे, चला रे, 3 बजे से बोल रहा है 5 मिनट। अब तुरा नहीं, तुरा लगेगा गुरुजी आपके झूठ बोल रहे हैं। हेलो हेलो, सागर जी क्या हुआ? सागर जी पक्का आ रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? कितना देर में आ जाइए? 10 मिनट में हम आ जाएंगे। ये तो सागर जी 3 बजे से ही मामला चल रहा है। प्रोसेस है सर, नहीं तो हम आ जाते हैं। ये तो 2 बजे से हो रहा है 10 मिनट। गुरुजी आ रहे हैं। अभियो तो आप हमको हम 6 बजे कॉल किए तो बोले चल दिए हैं। गुरुजी आ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, सुनिए ना, नहीं होगा तो आज बोल देते हैं बच्चा को कल से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करवा लीजिए। अभी तो बच्चा को छोड़ रहे हैं हम ना, तो आज नहीं है मिलेगा, कल से बोलेंगे। आप करवा ही लीजिए, कल 12 बजे के बाद दीजिएगा। उसको कितना ला रहे हैं? 1000 तुम्हारा बच्चा, अभी 2000 है। कोई बात नहीं, कल देंगे, कल देंगे, कल देंगे। आप करवा के आके रख दीजिए, कल देंगे। सुन लिया न? चला, हम झूठ नहीं बोलते हैं दोस्त। हम ये पीडीएफ लाने के लिए उनको छुट्टी भी दे दी है ड्यूटी से। आज 2 बजे से हम अपने से कॉल कर रहे हैं कि ले आएगा, ले आएगा, ले आएगा। फाइनली देखो, अभियो हमको जब क्लास घुस रहे थे तो हमको, हम बोले ना 5 मिनट में देगा, हमको बोला पहुंच गए भिकना पहाड़ी मोड़ पर। हाय रे बाप, ये देखो चला, कोई बात नहीं। चला, आज तो हम लोग पढ़ ही लिए ना, लेकिन कल जो है हम लोग जब लेंगे पीडीएफ आपको 12 बजे 2 बजे के बाद मिलेगा। 2 बजे के बाद अगर आया होगा 2 बजे के बाद उपलब्ध मिल जाएगा। और साइंस टेस्ट में जिन बच्चों का एडमिशन है उनको लेना नहीं है, कल आप यहाँ आइएगा तो हमको क्लास में बंटवा देंगे, ठीक है ना? बाकी बच्चे अपना ले लेंगे, साइंस टेस्ट वाले नहीं लेंगे, उनको यहाँ मिल जाएगा। वहां नहीं मांगना है काउंटर पे, नहीं नहीं नहीं, कार्ड दिखा के नहीं मांगना है, उसमें घपला हो जाएगा। जो बच्चा कार्ड के साथ एंट्री करेगा उसको मिल जाएगा। तो इधर आते हैं हम लोग। पौधों की पत्तियों में उपस्थित पदार्थ कौन है? क्लोरोफिल। अब चला कहता देखो है, ये देखो, ये देखो आया, ये देखो आया, ये देखो आया। हम यही ना भी पढ़ा रहे थे, हम बोले थे पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ना कि वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्लियर है? और पानी का क्या होता है? वाष्पीकरण। अच्छा चला, जब इतना तू पढ़िए लिया तो एगो एनसीईआरटी का एगो और सवाल है, बताएगा? बता दो तुरा, हम बूझ जाएंगे कि तू सही में पढ़ता है। बताएगा? एगो बात बताओ, चला एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हम तुरा देते हैं, अब तू हमरा बताना। वाष्पीकरण एकदम कोई नहीं बोलेगा, जब बोलेंगे तब बोलना। वाष्पीकरण जो है, पहला उष्मा उष्मा क्षेपी है, कोई नहीं बोलेगा। दूसरा, ऑनलाइन वालों तू लोग भी बोलेगा। रुक 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 रुक, हम बताते हैं। एगो बात है एकरा में, जैसे ही क्वेश्चन चला, रट्टा नहीं मारना, सोचना है। थिंक अबाउट द क्वेश्चन। ये सोचो, ये जो सिस्टम है वाष्पीकरण, ये उष्मा ले रहा है कि हमरा दे रहा है? रुक 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 ना, चला हम एक और दूसरा एग्जांपल एक्सप्लेन कर देते हैं तुमको, बढ़िया समझो ना।
जैसे हम लोग जो कहते हैं वाष्पीकरण, हमको ये याद कर रहे हैं, देखो पानी है, रट्टा मारोगे न चला तो उसमें छेपी सोसी हो जाएगा, सोसी छेपी हो जाएगा। हम ये याद करेंगे कि वाष्पीकरण है, उष्मा लेगा। क्या करेगा? उष्मा लेगा। तो लेगा तब ना पानी गर्म होगा तो वाष्प बनेगा। क्लियर है? अब आ जाओ ऊर्ध्वपातन पे, फंसना नहीं। ऊर्ध्वपातन हमको पता है ठोस से गैस में बदलता है। ठोस से किस में बदलता है? गैस में। ठोस से अगर ये ऊर्ध्वपातन विधि है और ठोस से किस में बदल जाता है? चला, ठोस से किस में बदल जाता है? गैस में बदलता है। तो हम ये सोचेंगे कि अगर किसी को भी मेरी जान, अगर किसी को भी गैस में बदलना है तो गैस में बदलने के लिए चला गर्म करना होगा कि ठंडा? द्रव को, गैस को द्रव में बदलना है ठंडा, लेकिन ठोस को गैस में बदलना है गरम। हमरा गरम करोगे तो हमरा उष्मा दो, हम लेंगे तो गरमाएंगे। इसका मतलब ऊर्ध्वपातन मतलब उष्मा गरम करेंगे तो ठोस वाष्प बनेगा, इसका मतलब उष्मा शोषी। लेकिन अगर गैस को द्रव में बदलना है संघनन, वाष्प को, गैसों को ना, वाष्प को द्रव में बदलना है संघनन, तो वाष्प को द्रव में बदलेंगे तो ठंडा करना होगा, और ठंडा करेंगे तो उष्मा निकालना होगा, और उष्मा निकालना होगा तो उष्मा छपी। अरे चलाई गोंगो गोंगो हो जाएगा। हम तरह को जुगाड़ बता देते हैं, देखो कैसे। ठोस, ये देखो कभी नहीं भूलेगा तू, ठोस द्रव गैस, इस तरीके से अगर चलोगे तो एकरा गरमाओगे तो द्रव बनेगा, द्रव को गरमाओगे तो गैस बनेगा। और गरमाने के लिए उष्मा लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस सब उष्मा शोषी। आज से पहले चला हम इसको कभी नहीं ऐसा पढ़ाए थे, ध्यान से देखना। और अगर गैस को द्रव में बदलोगे और द्रव को ठोस में बदलोगे, इचला गर्म करना होगा। अब बताओ, गैस को ठंडा करेंगे द्रव, द्रव को और ठंडा करेंगे ठोस, इसका मतलब ये ठंडा करना होगा। ठंडा तब होगा जब उष्मा निकालेंगे, और उष्मा निकालेंगे मतलब उष्मा छेपी। रुक 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 रुक, इसका मतलब ठोस से गैस में बदलेगा। यह है ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन जो है उष्मा शोषी है। और चला अगर गैस से द्रव में बदलेगा, यह है संघनन, और संघनन उष्मा छेपी है। और मेरे दोस्त ठोस से सीधे गैस में बदलेगा। ध्यान देना, इधर ठोस से गैस नहीं ना है, ध्यान दो, है ने ठोस से किधर? ये नहीं, गैस से। ये तो ठोस से गैस है, और गैस से ठोस में बदलेगा तो क्या कहलाता है? डिपोजिशन। क्या कहलाता है? डिपोजिशन। तो बताओ, गैस से अगर ठोस में बदलेगा, गैस से ठोस में बदलेगा, गैस से किस में बदलेगा? ठोस में। तो गैस से ठोस यही ना? ठीक तो है रे। चला, गैस से ठोस जो है, गैस से ठोस ये है, यही ना गैस से ठोस है। तो गैस से जब ठोस में बदलेगा तो डिपोजिशन। बताओ, ठंडा करेंगे कि गर्म? खाली तुम ये सोचना चला कि अगर ठंडा कर रहे हैं तो उष्मा निकालना होगा, उष्मा छेपी, और गर्म कर रहे हैं तो उष्मा देना होगा, उष्मा शोषी। अरे नहीं बुझागा? तुम आंख मुन्ना कनाए, द्रव का वाष्पीकरण हो रहा है, द्रव गर्म हो रहा है, गर्म होकर वाष्प बन रहा है, इसका मतलब गर्मी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा मतलब उष्मा शोषी। नहीं समझा? सीधा सीधा बात, गर्म करेंगे तो उष्मा शोषी, और ठंडा करेंगे तो उष्मा छेपी। जल्दी से लिख लो। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया? आया रे? लेट जुड़े हैं, लेट तेट के कोई बात हम सुनते कहां हैं। सीधा 100% डिसिप्लिन मेंटेन करेगा तभी क्लास कर पाएगा। 6:15 से 20 मिनट में लाइव हैं हम आपकी सेवा में, डेली ओनली लाइव। सिर्फ लाइव में ये क्लास उपलब्ध होगा 6:15। पीडीएफ कल आना लेने के लिए, आज नहीं आना, 12-1 बजे के बाद कल आना, पीडीएफ लेके जाना। और मेरी कोई गलती नहीं है पीडीएफ उपलब्ध नहीं होने में। हो गया? अरे नहीं हुआ क्या? वो सीधे गैस में बदलेगा। अरे चला, गर्म करेगा तो हमरा उष्मा देगा, तब ना हम गरमाएंगे।
हम उस्मा सोची हमरा ठंडा करना था, हमरा से उस्मा निकाल दो, तो उस्मा देना, उस्मा छेपी, बोलवे नहीं करेगा, अरे बोलवे नहीं करेगा, अरे जल्दी लिख, क्लियर है, बोलो हाँ। तो चला ये क्लास कब होगी? 6:15 में कल फिर होगी, और तब तक होगी जब 700 वन लाइनर खत्म नहीं हो जाता, क्लियर है। तो फिर हम लोग जुड़ेंगे कल 7:15 में ओनली लाइव में, और 6:15 में, सॉरी 6:15 में। और मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन क्लास हम लिए हैं। चला आज कैसा लगा क्लास? बढ़िया लगा? और चला नया नया कंटेंट थोड़ा थोड़ा देंगे ना, तुमको भी पढ़ने में मजा आएगा। आज थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग पढ़ लेंगे, काहे कि टेक्नीशियन में 40 नंबर का तुम्हारा क्या है? साइंस, उधर बीपीएससी टीचर है, डीएलएड है, सब जगह 20 नंबर 30 नंबर का तुमको मिलेगा। आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच। अरे हल्ला नहीं करेगा। मजा आया ना? चला अब तुम्हें पढ़ के देखो, जब अब जिस वन लाइनर खत्म होगा तब अपने अंदर झांकना कि हम क्या क्या लिए।